मंत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में लोग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को देख चुके थे। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा लेक्चर को देखेंगे। रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी है, लोको पायलट है, एएलपी है, ठीक है ना, और ग्रुप डी के अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मंत्रा का एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड करके यहाँ से बीएसएससी का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिन में आपका बिहार बीपीएससी टीचर का भी टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा और करेंट अफेयर वगैरह भी डाला गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपका, चलिए ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहाँ से प्राप्त की जाती? तो ध्यान देंगे, शिल्प उत्पादन के लिए सीपियां कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो ध्यान देंगे, शिल्प उत्पादन के लिए जो सीपियां है, तो ये सीपियां जो प्राप्त की जाती थी एक बालाकोट से और एक नागेश्वर से। ठीक ना, तो नागेश्वर से प्राप्त की जाती थी और एक और स्थान था कहाँ, बालाकोट पाकिस्तान। ठीक ना, तो बालाकोट से भी प्राप्त की जाती थी सीपिया और कहाँ से, नागेश्वर से भी प्राप्त की जाती थी सीपिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल में सीपिया, शिल्प उत्पादन के लिए सीपिया कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो नागेश्वर से प्राप्त की जाती थी और बालाकोट से प्राप्त की जाती थी। क्लियर है, इस बात को समझे। आगे ध्यान देंगे, शत्रुघाई है, तो ये शत्रुघाई जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी का प्रमाण धौलावीरा से मिला है, उसी प्रकार से शत्रुघाई भी एक स्थान है जहाँ पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराई गई थी। ठीक ना, तो सिंचाई से संबंधित जल का प्रबंधन कहाँ पर था? ये जल का प्रबंधन एक अफगानिस्तान के शत्रुघाई में भी थी। और आप धौलावीरा देखें, गुजरात में स्थित है, और धौलावीरा पर भी जल प्रबंधन के नाला का भी प्रमाण मिला है धौलावीरा से। और धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता कालीन के सबसे नवीन स्थल के रूप में माना जाता है। ठीक है, और ध्यान देंगे, धौलावीरा के बाद रोपर देखेंगे। धौलावीरा से एक बड़े खेल का मैदान का भी प्राप्त हुआ साक्ष्य मिला है। रोपर कहाँ बताए थे? तो ये पिछले क्लास में रोपर के बारे में चर्चा किया गया था। रोपर के बारे में बताया था, यह पंजाब के रोपर जिला में स्थित है। और रोपर के बारे में बताए थे कि रोपर के उत्खनन से क्या मिला था? तो तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिले हैं। और रोपर के उत्खनन से एक और बात बताए थे, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिले हैं। क्लियर है, तो ये आप समझे, सिंधु घाटी सभ्यता काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपिया कहाँ से प्राप्त की जाती थी? तो नागेश्वर से और बालाकोट से प्राप्त की जाती थी। क्लियर है। एक बात और याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोगों ने ही सर्वप्रथम क्या किया था? तो कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। ठीक ना, तो कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोगों ने प्रारंभ किया था करना। इसीलिए यूनानियों ने सिंधु घाटी सभ्यता काल को, या सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोगों को क्या कहा गया था? सिंड्रोन कह के पुकारा था। क्या कहकर पुकारा था? सिंड्रोन। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ की थी, इसीलिए यूनानियों ने इसे क्या कहकर पुकारा था? तो सिंड्रोन कहकर पुकारा था। क्लियर है, तो ये बात को भी समझेंगे। और ये कपास की खेती किस नदी के आसपास की जाती थी? अगर पूछा जाए तो सिंधु नदी के आसपास की जाती थी कपास की खेती। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना है? तो ये समय जो माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इस समय का निर्धारण जो किया गया है रेडियो कार्बन के C14 पद्धति के तहत इस समय का निर्धारण किया गया है। क्लियर है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? ध्यान देंगे, तो किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने क्या किया था? रंगून भेज दिया था। तो ध्यान देंगे, रंगून किसे भेज दिया गया था? तो ध्यान देंगे, अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। इसका शासनकाल देखेंगे तो 1837 से लेकर 1857 बहादुर शाह जफर का शासनकाल माना जाता है। 1837 से लेकर कितना? 1857। तो ध्यान देंगे, बहादुर शाह जफर का शासनकाल माना जाता है 1837 से लेकर 1857। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय यही बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। यानी 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। जिन्होंने कहाँ से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने दिल्ली से। ठीक ना, तो विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था किससे? कहाँ से? दिल्ली से। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किया था। और दिल्ली से नेतृत्व करते समय ही यहाँ पर क्या किया था कि दिल्ली के नेतृत्व कर रहे थे, तो यही समय क्या किया गया था कि इनको बंदी बना लिया गया। तो बंदी बनाए जाने के क्रम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से बंदी बनाया गया था? ठीक है ना, तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा है। कहाँ?
हुमायूं, ठीक ना। तो हुमायूं के मकबरे से बंदी बना लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया गया था? रंगून। और रंगून में ही जाने के बाद इनकी कब मृत्यु हो गई? स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई, ठीक ना। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हो गई थी। इनको बंदी बनाकर अंग्रेज हुमायूं के दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है, वहां से बंदी बनाया गया और रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में विद्रोहियों को दबाने का श्रेय 2 अंग्रेज को जाता है, हडसन और निकलसन को जाता है, ठीक ना। तो हडसन और निकलसन 2 अंग्रेज था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का दबाने का श्रेय जाता है। और 1857 में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा कहाँ से किया गया था? दिल्ली से किया गया था। तो ये बात को याद रखेंगे, ध्यान देंगे। एक बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह प्रथम को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो शाह आलम, ठीक ना। तो बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? शाह आलम बहादुर शाह प्रथम को नाम से जाना। मोहम्मद मुअज्जिम था और मोहम्मद मुअज्जिम ने ही क्या किया था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। और बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम या शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। एक बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर, इनके पिता का नाम था अकबर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम है, इसका शासनकाल अगर लिखना होगा तो 1707 से लेकर 1712 लिख सकते हैं, ठीक ना। और ये बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था क्या? अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? तो ये सब बात को आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। और ये मुगल राजवंश से संबंधित है। तो मुगल राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? बाबर के द्वारा किया गया है। लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की हत्या करके जिस राजवंश की स्थापना की गई उसे ही लोधी राजवंश, उसे ही गुलाम राजवंश के नाम से जाना गया। मुगल राजवंश के नाम से जाना गया। तो बाबर ने किसकी हत्या करके? बाबर ने लोधी राजवंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हत्या करके जिस नए राजवंश की स्थापना की थी उसे ही गुलाम राजवंश के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये बात हम लोग देखें। 2 नंबर क्वेश्चन था, मुगल राजवंश के नाम से जाना गया था। गुलाम बार बार कहाँ आ रहा है? ध्यान देंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन था। 3रा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश की शासक को समाप्त किया था? ध्यान देंगे। काकतीय वंश है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में एक राजवंश चल रहा था, काकतीय, ठीक ना। तो काकतीय राजवंश के जो समाप्ति किया गया किसके द्वारा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो काकतीय राजवंश की समाप्ति किया गया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ उसी समय, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना समय, ठीक ना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय काकतीय राजवंश की स्थापना 1323 ईस्वी में कब समाप्त कर दिया गया? 1323 ईस्वी में कर दिया गया। और किसके द्वारा किया गया? किसके समय में किया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में। किसके शासनकाल में? तो तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के समय में वारंगल विजय के दौरान, विजय के समय इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना। कौन सा राजवंश को? काकतीय वंश के समाप्त कर दिया गया था। ध्यान देंगे। तो ये काकतीय वंश जो था दिल्ली सल्तनत के, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश को समाप्त किया था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा काकतीय वंश को समाप्ति कर दी गई थी। काकतीय वंश की स्थापना के बारे में देखेंगे। तो काकतीय वंश की स्थापना जो किया गया था चोल द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चोल द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो चोल द्वितीय या रुद्र प्रथम, ठीक ना। और एक और शासक था कौन? और रुद्र प्रथम। इसके द्वारा काकतीय राजवंश की स्थापना किया गया था। और इसके अंतिम शासक अगर पूछा जाए काकतीय वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो काकतीय राजवंश का अंतिम शासक जो था, ठीक है, तो रुद्रदेव द्वितीय जो था ये अंतिम शासक है काकतीय राजवंश का। क्लियर है? तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना के समय, इसकी स्थापना के बाद जिस समय गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल चल रहा था उसी समय काकतीय राजवंश को समाप्त कर दिया गया है। दिल्ली सल्तनत को हम लोग देखेंगे तो एक स्लाइड पे देख लेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितना राजवंश के द्वारा राज किया गया था। तो ध्यान देंगे, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला राजवंश जो आया था जिसका नाम क्या था? तो ध्यान देंगे, गुलाम राजवंश। तो पहला कौन राजवंश किया? गुलाम राजवंश। तो गुलाम राजवंश की स्थापना, ध्यान देंगे, शासनकाल देखेंगे तो 1206 से लेकर 1290 गुलाम राजवंश का शासनकाल है, ठीक है। ध्यान देंगे दूसरा राजवंश जो आया खिलजी राजवंश, ठीक है। और खिलजी राजवंश का शासनकाल देखेंगे 1290 से लेकर 1320, ठीक है। अगला ध्यान देंगे तुगलक राजवंश। कौन? तुगलक राजवंश।
तुगलक राजवंश का शासनकाल देखेंगे 1320 से लेकर 1414, ठीक है ना। ये कौन सा राजवंश है? तो ये आपका गुलाम राजवंश है। गुलाम राजवंश के बाद ध्यान देंगे हम लोग तो सैयद राजवंश, ठीक है। और सैयद राजवंश का समय देखेंगे तो सैयद राजवंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451, ठीक है। अगला ध्यान देंगे अंतिम राजवंश जो होगा कौन सा? तो लोधी राजवंश। और लोधी राजवंश का शासनकाल देखेंगे तो 1451 से लेकर 1526। और यही 1526 जो होगा इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा कौन? बाबर। और जिस नए राजवंश की स्थापना करेगा आगे चलकर इसे गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो गुलाम राजवंश का शासनकाल 1526 से लेकर लगभग 1857 का शासनकाल होगा, यहाँ तक हम लोग देखते रहेंगे, ठीक ना। गुलाम राजवंश का शासनकाल क्लियर है। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत के जो राजा जो राजकीय जो राजवंश था उससे संबंधित बात, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इसमें से कौन सा गलत है? पूछ रहा गलत कौन सा है? तो सशक्त केंद्र। हाँ, एकात्मक शासन व्यवस्था में सशक्त केंद्र होता है, केंद्रों के पास ही सर्वोच्च शक्ति होती है एकात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे प्रतिनिधित्व की असमानता। हाँ, यह भी सही है, क्योंकि प्रतिनिधित्व की असमानता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यसभा सीटों की संख्या होती है, तो प्रतिनिधित्व की या लोकसभा सीटों की संख्या होती है, तो प्रतिनिधित्व की असमानता भी होती है एकात्मक शासन व्यवस्था में, क्लियर है। तो ध्यान देंगे अखिल भारतीय सेवाएं। हाँ, यह भी विशेषता है, यह भी विशेषता है अखिल भारतीय सेवाएं। हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का चर्चा किया गया है, ठीक ना। और 315 में क्या चीज़ का चर्चा किया गया? तो संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया। तो अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किया गया है, सेवा का भी वर्णन किया गया एकात्मक शासन व्यवस्था में। आगे ध्यान देंगे संविधान की नम्यता न होना। नहीं, गलत है, नम्यता है। संविधान की नम्यता न होना नहीं, संविधान की नम्यता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा सही आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गलत है, ठीक ना, कौन सा गलत है, तो यही आपका गलत है, ठीक है। देखिए, एक केसी व्हीलर थे, तो केसी व्हीलर ने क्या किया था? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान का दर्जा दिया था, यानी भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप है। और यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो केसी व्हीलर के द्वारा यह संज्ञा दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये 4 नंबर था, हम लोग 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ जिला में हुआ था। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947, ठीक ना। तो ये प्रारूप समिति की स्थापना हुआ था। प्रारूप समिति में कितने समिति थे? कितने सदस्य थे? 13 सदस्य। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तो संविधान का जनक या संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का शिल्पकार या संविधान सभा का जनक किसे कहा जाएगा, तो संविधान सभा का शिल्पकार एम.एन. राय को कहा जाता है, क्लियर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और इसके अलावा झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक ना। के मुंशी के बारे में बताए थे, बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी नहीं, ई अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक ना। और ये अस्थायी। यहाँ 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था जो संविधान सभा का। उस बैठक में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो दूसरा बैठक हुआ था, इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, क्लियर है। और संविधान सभा में अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक में 284 सदस्य के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यह पहला, इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान सभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्लियर है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ध्यान देंगे सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, यानी कहीं कहीं 500 सेकंड रहेगा तो 500 सेकंड भी लगता है, ठीक ना।
500 सेकंड कहने का मतलब कि 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 8 गुने करेंगे 60, तो 8 छः 48 हो जाएगा, 480 सेकंड। और 20 सेकंड है तो 20 सेकंड जोड़ेंगे तो कितना 100 सेकंड हो जाएगा, 500 सेकंड। तो या तो 500 सेकंड दे देगा या फिर 8 मिनट 20 सेकंड दे देगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, कहीं कहीं 15 करोड़ किलोमीटर दिया जाएगा, ठीक ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दिया जाएगा। एक घटना आपसे पूछेगा अपसौर और उपसौर की, तो अपसौर और उपसौर घटना में कम घट बढ़ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। क्या घट बढ़ जाता है, तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे, ये पृथ्वी है, सूर्य है, सॉरी मान लीजिए सूर्य है, ठीक ना, और सूर्य का चक्कर लगा रहा है कौन, पृथ्वी। सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी। तो ध्यान देंगे थोड़ा इसको, और मान लीजिए यहाँ पर सूर्य लिखते हैं, यहाँ पर तो सूर्य और सूर्य, ये सूर्य हो गया, ठीक ना, और ये पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है कौन, ये सूर्य हो गया, और इसका चक्कर लगा रहा है पृथ्वी। अब ध्यान देंगे, चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आ जाता है जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के दूर जाती है। तो जब नज़दीक के, देखिए यहाँ से नज़दीक का स्थिति दिखाई दे रहा है, तो जब नज़दीक की स्थिति आएगी तो नज़दीक 3 जनवरी को आता है, ठीक ना। कब आता है, 3 जनवरी को। और नज़दीक वाला स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितना, 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। ध्यान देंगे, और यह घटना कब लगती है, 3 जनवरी को। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो उपसौर के नाम से जाना जाता है। किस घटना के, उपसौर, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी नज़दीक होती है, तब उस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। 3 जनवरी को यह घटना होती है, और इस समय इसकी दूरी कितना हो जाती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी, तो यहाँ ध्यान दें सूर्य और यहाँ पृथ्वी है, ठीक ना। तो इसकी दूरी, बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तब इस घटना को कहा जाता है अपसौर। बढ़ जाएगी तब क्या कहा जाएगा, अपसौर। और अपसौर की घटना कब होगा, तो 4 जुलाई को होगा। कब होगा, 4 जुलाई को होगा। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितना हो जाएगा, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है। और यह घटना 4 जुलाई को, और इसे अपसौर कहा जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यह था सूर्य और प्रकाश, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। अगर चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी अगर पूछ दिया जाए, ठीक ना, तो चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी होता है 3,84,200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी है 3,84,200 किलोमीटर। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड का समय लगता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का, कहीं कहीं 1.26 सेकंड रहेगा, तो 1.3 सेकंड ही मान सकते हैं, या 1.26, दोनों में से देख लिया, 1.3 सेकंड ही अधिकांश जगह दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान, निम्नलिखित में किस ग्रह को रोमन देवता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। क्या चीज, युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, यह कहा जाता है मंगल को। युद्ध का रोमन देवता किसको कहा जाता है, मंगल को। मंगल को और कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सा ऑक्साइड पाई जाती है, लौह ऑक्साइड, ठीक ना। लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण से मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह, एक फोमोस और एक डिमोस, ठीक ना। फोमोस और डिमोस। ये डिमोस जो है इसका उपग्रह इस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है, छोटा उपग्रह। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। जबकि अगर बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति का उपग्रह कौन सा, गैनीमेड, ठीक ना। तो गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जो कि किसका है, बृहस्पति का है। क्लियर है। तो मंगल ही ग्रह है जिसको क्या कहा जाता है, युद्ध के रोमन देवता के रूप से जाता है। रोमन देवता के राजा किस ग्रह को कहा जाता है, तो रोमन देवता का राजा बृहस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बृहस्पति को, ठीक ना। तो रोमन देवता का राजा किसको कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह को रोमन देवता का राजा कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है। ध्यान देंगे, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। क्लियर है। और सबसे चमकीला तारा सूर्य ही है। सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा सूर्य ही है, लेकिन यह सूर्य जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा शुक्र ही है।
शुक्र है सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा। सूर्य से दूसरा क्रम होने के बाद भी सूर्य क्या है ना, सौरमंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। सबसे नजदीक ग्रह है बुध, लेकिन चमकीला होना चाहिए था या गर्म होना चाहिए था बुध को, लेकिन शुक्र है सबसे गर्म या चमकीला ग्रह। क्यों? क्योंकि शुक्र पर वायुमंडल पाई जाती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक लगभग 97% पाई जाती है, जिस कारण से शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। क्लियर है? इसे सौंदर्य ग्रह या सौंदर्य ग्रह भी कहा जाता है, सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझ गए। बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसलिए बुध सूर्य के नजदीक होते हुए भी दूसरा गर्म ग्रह है सौरमंडल का। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र और बुध दो ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसा उपग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, प्लूटो जो है सौरमंडल का ही 9वां ग्रह था। प्लूटो 9वां ग्रह था, इसे बताए थे ठीक ना कि चेक गणराज्य में 2006 में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। 2006 में सम्मेलन हुआ था चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। उसी समय क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, और ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिम, गुजरात में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितना घंटे पहले होता है। बात समझिएगा, ऐसे समझिए इसको। पूछ रहा है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, तो ये पूरा वाला अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ पर, ठीक ना, प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात है। सबसे पश्चिमी गुजरात वाला ये क्षेत्र होगा, तो सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय कितना घंटा पहले होगा। तो यहाँ जो सूर्योदय होगा 100, और यहाँ जो सूर्योदय होगा, तो यहाँ वाला सूर्योदय कितना घंटा पहले होगा पश्चिमी गुजरात से। तो ये यहाँ से पहले कितना घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। पहला बात तो याद रखेंगे कि इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें देशांतर में अंतर है, जिस कारण से 2 घंटा पहले सूर्योदय दिखाई देता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का देशांतरीय विस्तार हम लोग देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना डिग्री, 97 डिग्री कितना मिनट है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो हम देशांतर में अंतर निकालेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट है। तो 25 में से 15 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 8 1, ठीक ना, ये बच गया कितना, 17 में से 8 गया 9, ठीक ना, और 9 में से 6, 17 में से 8 गया तो ये बच गया 8, 8 में से 6 हो गया 2, यानी 29.18 डिग्री, 29.18 डिग्री का अंतर हो जाता है देशांतर के बीच में। गुजरात वाले और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, दोनों के देशांतर के बीच में कितना, 29.18, लगभग कितना डिग्री का अंतर, 30 डिग्री का अंतर। और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 4 डिग्री, ठीक ना, 1 डिग्री में 4 डिग्री, ठीक ना। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 गुने कितना 4, कितना हो जाएगा, तो 120। 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक ना, 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 30 गुने 4 करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट बराबर कितना घंटा, 2 घंटा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से और यहाँ के बीच में डिग्री में अंतर लगभग 30 डिग्री का, और घंटा में अंतर लगभग कितना घंटा का, 2 घंटा का। तो इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ 2 घंटा पहले ही क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आएगा सूर्योदय, तो यहाँ पर कितना घंटा पहले हो जाएगा, 2 घंटा। इस बात को समझ गए। देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होने के कारण समय में 2 घंटा का अंतर हो जा रहा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 8। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ध्यान देंगे, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 31/7/2021 को शाम वाला शिफ्ट में, समझिए। तो यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ये 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। तो एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। इसमें गुफा की संख्या कितना बताया गया? 34 बताया गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसमें से 12 गुफाएं जो ध्यान देंगे तो 12 गुफाएं जो है बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध का। ठीक है, 17 गुफाएं जो हिंदू का है। 17 गुफा का संबंध किससे? हिंदू से। और 5 गुफा का किसके साथ है? जैन से है। ठीक ना, तो 34 गुफा है, ठीक ना। तो 34 गुफा में ऐसे बांटा गया है, 12 गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है, 17 गुफा का हिंदू धर्म से, और 5 गुफा का संबंध है जैन धर्म से। कुल गुफा की संख्या कितना है? 34 है। इस गुफा का संबंध गुप्त काल से भी होता है। इस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत को उठाते हुए क्या दिखाया गया है? चित्र को अंकित किया गया है। ठीक है, रावण को कैलाश पर्वत को उठाते हुए चित्र को अंकित किया गया है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है 1983 ईस्वी में। ठीक ना,
तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कितना गुफा हो जाएगा 34। एलोरा के गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया 1983 ईस्वी में। क्लियर है। तो 9 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ध्यान देंगे, भारतमाला परियोजना जो है संबंधित राजमार्ग से। किससे संबंधित है? राजमार्ग से। एक स्वर्णभुज चतुर्भुज योजना भी किससे संबंधित है? राजमार्ग से। और इस स्वर्णभुज चतुर्भुज योजना कब शुरू किया गया था? 2001 ईस्वी में। क्लियर है। और ये भारतमाला परियोजना है, तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से यह परियोजना संबंधित है। यह भारत के चारों धाम को जोड़ने का कार्य करती है। कौन कौन सा चारों धाम है? तो ध्यान देंगे, केदारनाथ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक ना, गंगोत्री यमुनोत्री। तो ये चारों तीर्थ स्थल को जोड़ने का काम करती है भारतमाला परियोजना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है? तो ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित की गई थी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सा है? पाथेर पंचाली, ठीक है। तो पाथेर पंचाली जो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है ध्यान देंगे, कौन सा? सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है। सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्यजीत रे को, समझ रहे हैं। सत्यजीत रे के द्वारा लिखित पुस्तक, ध्यान देंगे, द म्यूजिक रूम, ठीक ना। तो इनके द्वारा और सारा फिल्म बनाया गया, पुस्तक उपन्यास लिखा गया था, द म्यूजिक रूम, म्यूजिक रूम। द म्यूजिक रूम किसके द्वारा लिखा हुआ? सत्यजीत रे के द्वारा। इसके अलावा द बिग सिटी, इसके अलावा द बिग सिटी, कौन सा? द बिग सिटी, डे इन, ध्यान देंगे, डे एंड नाइट ऑफ द फॉरेस्ट, डे एंड नाइट ऑफ द फॉरेस्ट, यह भी किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी किसका है? तो ये सत्यजीत रे द्वारा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है महल। तो कमला आरोही के द्वारा निर्देशित फिल्म है। कौन, किसके द्वारा? कमला आरोही, कमला आरोही द्वारा निर्देशित फिल्म है। कौन सा? महल, कमला आरोही, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, कोरा कागज। तो कोरा कागज है अनिल गांगुली, अनिल गांगुली के द्वारा ये है निर्देशित फिल्म। कौन सा? तो ये जो आपका निर्देशित फिल्म है, कौन सा? कोरा कागज जो है अनिल गांगुली के द्वारा। प्यासा देख लीजिए किसके द्वारा है, ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा, कौन सा प्यासा किसके द्वारा लिखा गया। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर क्या होगा? पाथेर पंचाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए आप। प्रथम गुट निरपेक्ष का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम गुट निरपेक्ष जो हुआ है बेलग्रेड में हुआ। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड में कब हुआ था? 1961 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ? 1961 ईस्वी में। जिसमें भाग लेने के लिए कौन गए थे? तो उस पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बेलग्रेड में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, तो यहाँ पर भाग लेने के लिए गए हुए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सारा देश थे, युगोस्लाविया था, घाना था, मिस्र था, ठीक ना। तो ये सब भी देश इसमें सम्मिलित हुआ था। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर था? 12 नंबर। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धा के लिए दिया जाता है? कोच को। इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धा के कोच को दिया जाता है? तो ध्यान देंगे, कोच को दिया जाने वाला पुरुष है द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि द्रोणाचार्य के नाम पर ही दिया जा रहा है। और द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। और इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार को 1985 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। और यह पुरस्कार जो दिया था खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। किसी भी खेल प्रशिक्षक को, कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में शुरुआत की गई। और इसमें अभी वर्तमान समय में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितना लाख रुपए की? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है किसको? तो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को माना जाता है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मानीय पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो कि 1985 में शुरुआत की गई थी। वीर चक्र जो पुरस्कार है, यह दिया जाता है सेना को, ठीक ना। बहादुरी के क्षेत्र में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों पुरस्कार जो दिया जाता है सेना को दिया जाने वाला, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था और इसमें भी 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार की भी शुरुआत कब? 1961 ईस्वी में। क्लियर है। गोल्डन बूट जो दिया जाता है तो सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर को दिया जाता है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार जो देता है सबसे अधिक जो है गोल करने वाले फुटबॉलर को दिया जाता है यह पुरस्कार। क्लियर है, तो ये 13 नंबर है। तो ये गोल्डन बूट जैसे कि अगर मान लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया फुटबॉल के लिए, ठीक ना, तो उस फीफा वर्ल्ड कप में जिसके द्वारा सबसे अधिक गोल किया जाएगा उस फुटबॉलर खिलाड़ी को दिया जाएगा गोल्डन बूट अवार्ड। क्लियर है, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। ठीक है, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? तो थिम्पू भारत की किसकी राजधानी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक ना, तो भूटान की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। तो इस बात को याद रखेंगे, राजधानी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो ये मिसलेनियस में आप लोग देख लेंगे। ठीक ना, ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 14। 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान? ठीक ना, तो हैदराबाद नहीं तो मैसूर है, तो भाषा अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान कहाँ? मैसूर हो जाएगा। पिछले क्लास में ध्यान देंगे औषधि अनुसंधान संस्थान था जो कि लखनऊ होना चाहिए था, दिल्ली लग गया था, उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक, आगे ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? अनुसंधान संस्थान से हमेशा क्वेश्चन रहता ही, डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछेगा, करनाल। ठीक ना, इसके अलावा बहुत सारा अनुसंधान संस्थान जो पूछा जाएगा उस समय ऐसा क्वेश्चन रहता है, तो अनुसंधान संस्थान को आप लोग देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को इनके जन्म के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, 23 जनवरी को 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु कहा जाता है कि हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1947 को ही कहाँ जा रहे थे, तो 18 अगस्त 1947 को यह, ठीक ना, 1947 नहीं 1945, 18 अगस्त 1945। तो 18 अगस्त 1945 को कहाँ जा रहे थे? ये जापान की राजधानी टोक्यो से कहीं जा रहे थे। तो कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया कि उस जहाज में थे या नहीं। ठीक ना, तो यह सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन इनका जन्म याद रखेंगे 23 जनवरी 1857। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है, तो ध्यान देंगे दिवस से भी हमेशा क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग देख लेंगे। दिवस के लिए एक वीडियो बनाकर रखा गया है जो कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप बना सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और किसी भी दिवस को 1 सेकंड में आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई, तो ध्यान देंगे यह 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? तो झांसी से नेतृत्व की थी। और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और वीरता को देखते हुए एक अंग्रेज हीरोज था, और अंग्रेज हीरोज ने क्या कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि यह क्रांतिकारियों में एक मर्द महिला है। ठीक ना, इनकी मृत्यु हो गया था अंग्रेज हीरोज के साथ लड़ते ही 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक ना, ग्वालियर में इनका दफनाया गया। भगत सिंह 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक ना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय, ठीक ना, तो लाला लाजपत राय लाल बाल पाल के जो ग्राम दल के क्रांतिकारी नेता थे, लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय का नाम भी आता है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गया था। किस कारण से? तो आप ध्यान देंगे, हम लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी विरोध के करने के कारण पुलिस कप्तान साडरसन के कहने पर सैनिकों के द्वारा लाठियां चलाई गई थी, जिस कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। और मृत्यु के समय लाला लाजपत राय क्या बोले थे कि मेरे सिर पर किया गया एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए ताबूत साबित होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इनको नेताजी के नाम से भी कहा जाता है। तो नेताजी, इनको यह उपाधि नेताजी किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी हिटलर के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था। क्लियर है, और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किए थे। ठीक है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो भारत के पिकासो यानी चित्र बनाने वाले चित्रकारी के रूप में, तो M.F. हुसैन को भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? M.F. हुसैन को भारत का पिकासो के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लॉन फॉक्स डांसिंग, ठीक ना, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक ना,
लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसके पुस्तक है? तो यह रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है। किसका पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है। बी.एस. न्यायपाल इन ए फ्री स्टेट, ठीक ना, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. न्यायपाल, ठीक है। अवनाधति राय, ठीक ना, तो ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक ना, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अवनाधति राय। तो ये सब पुस्तक का लिखा हुआ किसका है? ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, अवनाधति राय के द्वारा। लॉकडाउन लाइन्स, ठीक ना, लॉकडाउन लाइन्स जो है शोभा डे के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। लॉकडाउन लाइन्स किसके द्वारा? शोभा डे के द्वारा लिखित पुस्तक है। अवनाधति राय के द्वारा क्या बताया? ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, ठीक ना। बी.एस. न्यायपाल के द्वारा इन ए फ्री स्टेट। इसके अलावा बहुत सारा पुस्तक है जो कि आगे अगला फिर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। रस्किन बॉन्ड के बारे में तो देखे, लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये पुस्तक लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखा गया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन था, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया था? तो ध्यान देंगे, लोकसभा की पहला महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, ठीक ना, तो सासाराम से बनी थी मीरा कुमार। और इनका ध्यान देंगे, इनका कार्यकाल रहा है 2004 से लेकर 2014 तक, ठीक ना, तो 2004 से लेकर 2014 तक ये लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रही थी। और प्रथम लोकसभा महिला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार ही प्रथम लोकसभा, जगजीवन राम की बेटी थी, ठीक ना, और ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। और ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होता है या निर्वाचन? तो लोकसभा अध्यक्ष का ना तो नियुक्ति होता है, नहीं निर्वाचन होता है, उनके पार्टी के सदस्य के द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया? 93 में लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा किया गया है। क्लियर है? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो इस पॉइंट को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के बनने के बाद शपथ नहीं ग्रहण करते, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद अभी खाली है, ठीक है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर क्या होगा? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तब क्या होगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सुचिता कृपलानी। तो ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन था। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला क्षेत्र असम में, तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? असम में। कब खोजा गया था? 1867 ईस्वी में। और यहीं पर तेल शोधक कारखाना प्रथम बार कब स्थापित कर दिया गया? तो 1901 ईस्वी में, ठीक ना, तेल शोधक कारखाना को स्थापित किया गया। क्लियर है? तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम तेल क्षेत्र खोजा गया था, कहाँ पर खोजा गया था? असम में, ठीक है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है? बिहार और नेपाल में के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का? तो ध्यान देंगे, बिहार और नेपाल, तो बिहार नेपाल से बॉर्डर बनाती है, मैप में देखेंगे तो इन दोनों का एक भारतीय कला का चित्रण किया जाता है। और उस चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किस नाम से जाना जाता है? मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। बिहार और नेपाल का संयुक्त क्या है? चित्रकला है, ठीक ना, अभ्यास कला है, भारतीय कला है। कला मेघूत, ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है ये कला? केरल का है, ठीक है। तंजौर कला ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तंजौर कला कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। पट्टी चित्र पेंटिंग ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। पट्टी चित्र पेंटिंग कहाँ का है? उड़ीसा का। तो ये सब कला से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप देखेंगे, ठीक है। आगे 21 नंबर के बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक ना। तो लोकप्रिय गीत जो है कजरी, तो कजरी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। छत्तीसगढ़ का क्या है? पंडवानी, ठीक ना। पंडवानी लोकगीत कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो ये लोकगीत भी आप लोग याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंदुली, ठीक ना, केंदुली मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान देंगे, केंदुली मेला जो मनाया जाता है एक फसल के लिए मनाया जाने वाला मेला है, जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केंदुली मेला कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये फसल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। केंदुली मेला कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ये मेला मनाया जाता है, ठीक है। 3 दिवसीय मेला है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में कौन सा मेला मनाया जाता है? तो पुष्पकर मेला का नाम आप सुने होंगे, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इसके अलावा दुर्गा पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर में, तो मणिपुर में जो त्यौहार मनाया जाता है लाई हरोबा, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, लाई हरोबा, ठीक ना। तो लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है। लोसार कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख में, कहाँ पर मनाया जाता है लोसार, लद्दाख में, ठीक है। गंधलेपन यात्रा कहाँ होता है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, गंधलेपन यात्रा कहाँ पर, उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। हल्दा कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो त्यौहार वगैरह, डांस वगैरह, नृत्य वगैरह ये स्टैटिक्स में हमेशा याद रखेंगे। अब भी से हम लोग पढ़ते जाएंगे तो पूरा रिवीजन होते चला जाएगा। अभी तक जितना जो प्रीवियस कुछ पूछा जा चुका है रेलवे में क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में और देखते रहेंगे। 25 नंबर, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीना में मनाया जाता है, तो भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है मकर संक्रांति, किस महीना में मनाया जाता है, तो आप सबको पता होगा 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं हम लोग। और इसका कारण क्या है कि जनवरी और दिसंबर के महीना में हम लोग देखेंगे जब कर्क, मकर और विषुवत के बारे में, तो 22 दिसंबर को क्या होता है ना, 22 दिसंबर जाते जाते सूर्य का किरण मकर रेखा पर आने लगता है, ठीक ना। और इसी कारण से मकर रेखा पर चले जाता है, जिस कारण से भारत में 22 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है, क्लियर है। तो ये जनवरी महीना में मकर संक्रांति मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 25। आज 30 क्वेश्चन को रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता था, ठीक ना। कौन जात को जो था सितार नहीं बजाता था, ठीक ना। तो सितार नहीं बजाता था कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक थे, क्या वादक थे, संतूर वादक थे, ये सितार नहीं बजाते थे। बाकी बात सब है, पंडित रविशंकर, अनुष्का शर्मा, उस्ताद बिलायत खां, ये सब सितार वादक थे, ठीक ना। अमजद खां के बारे में बताइएगा कि अमजद खां क्या चीज़ के बजाते थे, तो अमजद खां सरोद बजाते थे, अमजद खां क्या बजाते थे, सरोद। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे बांसुरी बजाते थे, ठीक है। तो ये वादक और वाद्य यंत्र से भी कोई संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक थे। 26 ध्यान देंगे, 27 देखेंगे। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो ध्यान देंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ना, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित पहला फिल्म कौन था, ठीक ना, तो राजा हरिश्चंद्र जो था पहला फिल्म था। और ये कब बनाया गया था, 1913 ईस्वी में बनाया गया, ठीक ना, 1913 ईस्वी में बनाया गया। और इन्हीं के काम के चलकर आगे चलकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया है, 1969 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, 1969 ईस्वी में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए, देविका रानी रोडिक, ठीक ना, देविका रोडिक। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरुआत किया गया, 1969। पिछला वाला में था साहित्य ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ठीक ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्लियर है। पुलित्जर पुरस्कार बताइएगा, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये 1917 ईस्वी से शुरू किया गया था, ठीक है। तो पुरस्कार से संबंधित भी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है, 1954, ठीक है। अभी वर्तमान समय में कितना लेटेस्ट 2024 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया कितना व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को। और ये पहला बार ऐसा बार हुआ है जो कि 5 व्यक्ति को दिया गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिसमें 4 मरणोपरांत था और एक लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया था जो कि जीवित है। 27 नंबर क्वेश्चन था। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा उड़ीसी डांस नहीं है, ठीक ना, तो ध्यान देंगे उड़ीसी डांस जो नहीं है, दर्शन झावेरी, दर्शन झावेरी जो है उड़ीसी डांस नहीं है। यह कहाँ का डांस है, तो ये मणिपुर का डांस है, कहाँ का है, मणिपुर का डांस है। बाकी बात जो ये सब उड़ीसी डांस है, ठीक है। तो दर्शन झावेरी कहाँ का डांस है, मणिपुर का डांस, ये उड़ीसी डांस नहीं है। तो 28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है, ठीक ना, जो झारखंड और डैश, झारखंड और कहाँ, डैश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो झारखंड और किस हिस्सों में प्रचलित है, तो यह जो झारखंड और ध्यान देंगे तो झारखंड के सटा हुआ राज्य कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य है, कहाँ का, झारखंड और पश्चिम बंगाल से, ऐसे ही बना सकते हैं आप, ठीक है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य है, ठीक है। ये 29 नंबर क्वेश्चन था। 30 नंबर देखेंगे, पहली सोशल मीडिया साइट कौन थी, तो 6 डिग्री जो है पहली सोशल मीडिया साइट थी, कौन सा, 6 डिग्री जो है पहली सोशल मीडिया साइट थी। और इसका जो शुरुआत किया गया था कब, 1896 ईस्वी में एंड्रूज वेनिचर के द्वारा, ठीक ना, 1996 एंड्रूज वेरिनच के द्वारा, ठीक है। तो ये शुरुआत किया गया था, क्या है, 6 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन था 30 नंबर, 30 क्वेश्चन, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं है, ठीक है।
चलिए तो हम लोग देखें आज 30 क्वेश्चन को, जो कि रेलवे में किसी न किसी एग्जाम में ग्रुप डी है, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसी तरह आज यह दूसरा वीडियो था। तीसरा वीडियो 3 दिन हम बता चुके हैं। 3 दिन में बताया था आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुलाया जाएगा। अभी 3 दिन जो बचता है, 3 दिन में आपको बिहार एसएससी और दरोगा से संबंधित जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, तो दरोगा और बिहार एसएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम लोग कल से देखेंगे, ठीक ना। तो अगले क्लास हम लोग रेगुलर रखेंगे। 3 दिन आपको रेलवे एनटीपीसी वगैरह जितना एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है क्वेश्चन जीके का, उससे क्वेश्चन कराया जाएगा। और 3 दिन जो कराया जाएगा बिहार एसएससी और दरोगा से संबंधित क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना रहने दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।